फिर मेरी विधानसभा में एक स्कूल रटलाई में खोला, आपने अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। वहां भी वही सीनियर बालिका विद्यालय को बंद करके आप उसको अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हो। अभी भी वहां हड़तालें हो रही है, वहां के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार मुझे फोन कर रहे हैं। आप स्कूल तो खोलना चाह रहे हो, लाभ देना चाहते हो, वो सीनियर स्कूल की बच्चा कहां पढ़ने जाएगी? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसे स्कूल बंद मत करो जिनमें अच्छी संख्या है बालिकाओं। आप यदि स्कूल खोलना चाहते हो अलग स्कूल खोलो। बहुत से मिडिल स्कूल मर्ज हुए हैं, सेकेंड स्कूल में चले गए, उन बिल्डिंग में आप शुरू करो। 2-3 साल में आपके पास संसाधन हो, उसके बाद में भवन बना देना। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं सर, ये चलो मैं 2 मिनट में कर देता हूं साहब। तो ये विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। साथ ही सड़क की बात करूं, पिछली सरकार के द्वारा जो काम सैंक्शन हो गए थे, जो काम चल रहे थे, वो काम में अभी भी बजट नहीं मिलने के कारण वो काम पूरे नहीं हो पाए। पहले तो लोगों को निकलने में दिक्कत नहीं होती थी, अब वो गिट्टी पे निकल रहे हैं, बार बार उनके टायर पंचर होते हैं, साइकिल के और मोटरसाइकिल के टायर पंचर होते हैं। अभी भी 3 साल पूरे होने के बाद भी सरकार को, जो पिछली सरकार की वसुंधरा जी की सरकार में जो काम सैंक्शन थे, काम चल रहे थे, वो काम अभी 3-3.5 साल में पूरे नहीं हुए। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि काम तो कम से कम अपन उसको पूरा कराएं। साथ ही गौरव पथ की घोषणा पिछली सरकार ने की थी, गौरव पथ बनाए थे हमने, मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा की विकास पथ की थी। विकास पथ के नाम से अभी एक मेरी विधानसभा में विकास पथ बना, एक विकास पथ बना। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब घोषणा है तो निश्चित रूप से बजट 1 साल के लिए होता है, तो घोषणा करे तो कम से कम कुछ तो आप बनाओ, ताकि आपने जो घोषणा की वो घोषणा तो निश्चित रूप से पूरी हो सके। विशेष रूप से पेयजल के लिए मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के अंतर्गत पिछले कई लंबे समय से हमारी जो परवन बृहद सिंचाई परियोजना है उसमें आपने घोषणा की थी, जबकि पिछली सरकार वसुंधरा सरकार ने घोषणा कर दी थी, उसने वित्तीय प्रबंधन दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा करके और स्वीकृति जारी कर दिए थे, केवल टेंडर प्रोसेस में थे। पर अभी वापिस फिर बजट दिया है 3,523 करोड़ जल जीवन मिशन में, जो कोटा 12 झालावाड़ को इस योजना के अंतर्गत पानी दिया जाएगा। तो इस प्रकार की घोषणा से मैं समझता हूं कि काम अभी तक हुआ नहीं, केवल घोषणा ही घोषणा है। इसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि का बजट अलग से पेश किया है। तो इस बजट में एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का फसलों का बीमा होता है और उसमें 2% किसानों से लिया जाता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उसमें पैसा होता है। बीमा कंपनी वास्तव में किसानों को कुछ देना नहीं चाहती। खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, जब फसल खराब होता है तो बड़ी मुश्किल से धरने प्रदर्शन आंदोलन जब होते हैं, जब जाके वो कहीं तैयार होती है और उनकी स्थिति है, वो जब क्लेम का पैसे देते हैं सभापति महोदय, तो जितना प्रीमियम में जमा है उसके बराबर वो पैसा देते हैं। इससे तो बढ़िया ही जितना प्रीमियम सरकार दे रही है उतना किसानों के खाते में डाल दो तो वही खुश हो जाएंगे। प्रीमियम से ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते, कभी ज्यादा ही दबाव हो तो उससे दुगना दे देगी। पर यह बहुत बड़ी लूट है, जो बीमा कंपनियां हैं वो वास्तव में लूट रही है। केंद्र सरकार का पैसा ले रही है, राजस्थान सरकार का पैसा ले रही है और कुछ देना नहीं चाहती। इस प्रकार की योजना है। एक राज्य पशु ऊंट, इसका सभापति महोदय हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको राज्य पशु की घोषणा की थी, ऊंट को। कृषि मंत्री जी यहाँ से चले गए, पर वास्तव में लोगों को जो इससे रेबारी समाज के लोग हैं उनका आग्रह है कि ये राज्य पशु से इसको निकाला जाए, ताकि वो छोड़ रहे हैं, ऊँटों को वो छोड़ रहे हैं, उनका मोह भंग हो गया है। तो कहीं न कहीं उसके लिए योजना बनाए कि ये राज्य पशु से दिक्कत है, तो राज्य पशु क्या, किसी सरकार ने घोषणा कर दी, हमने बना दिया राज्य पशु, हट भी सकता है ऐसा, कोई उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। पर इस पे दोबारा अपन को सोचना चाहिए, भले एक इसकी डिबेट हो। प्लीज वाइंड अप प्लीज। चलो सभापति महोदय, आपने अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती इंदिरा। आत्मा से तो बोला जाता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदय से आभार धन्यवाद करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सरकार का चौथा बजट पेश किया गया है जो कि ऐतिहासिक है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने राजस्थान के किसानों का, बेटियों और माओं की ऊंची उड़ान का और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, प्रदेश के आम आवाम की अच्छी सेहत के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, गाँवों के हाल व शहरों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बेहतर बजट पेश किया है।
माननीय सभापति महोदय, विपक्ष सवाल करता है कि बजट घोषणा का धरातल पर नहीं उतर पाती है। मैं कहना चाहूंगी सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 साल के अंदर जो घोषणाएं हुई है, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जो कि धरातल पे नहीं उतरी हो। माननीय सभापति महोदय, जब मुख्यमंत्री जी बजट भाषण पढ़ रहे थे उस समय विपक्ष के चेहरे देखने लायक थे। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष चुपचाप उस बजट भाषण को सुन के मुझे लगता है अपने इष्ट देव की प्रार्थना कर रहा हो कि ये कब बंद करे बजट भाषण, ताकि क्योंकि सभापति महोदय ये क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में इनके जवाब देने लायक कोई भी बात इनको क्षेत्र में जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपने पिछली गवर्नमेंट में क्या किया, आपने पिछली गवर्नमेंट में क्या किया। और ये इस गवर्नमेंट के अंदर सभापति महोदय, मैं पहली बार विधायक बनी हूं, लेकिन मैंने कभी इस तरह का बजट भाषण सुना नहीं पहले। माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना लागू की, उससे तो पूरे राजस्थान के अंदर खुशियां इतनी छाई है कि पूरी रात भर हमारे क्षेत्र के कर्मचारी या कहीं पर भी आप पूरे राजस्थान के कर्मचारियों ने इतना उत्साह और जोश के साथ में जश्न मनाया कि पूरे देश के अंदर इसका मैसेज गया है। माननीय सभापति महोदय, भाजपा ने उन कर्मचारियों का अधिकार छीना और कांग्रेस ने उनको अपना अधिकार वापस लौटाकर उनका मान सम्मान बढ़ाया है। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष बेरोजगारी की बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी बजट भाषण के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पिछली बार हमने पिछले साल 1 लाख से ऊपर की नियुक्तियां दे चुके हैं और 1.25 लाख की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है और 1 लाख नियुक्तियां अब इस बजट भाषण में देने की घोषणा की है, जबकि पिछली गवर्नमेंट में पूरे 5 सालों में 2 लाख नियुक्तियां दे पाए हैं। फिर किस मुंह से इस सदन के अंदर बेरोजगारी बढ़ाने की और विपक्ष में हमले करने की बात ये लोग करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। माननीय सभापति महोदय, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की कि हमें 20-20 विद्यालय क्रमोन्नत कर दीजिए हमारे क्षेत्र के अंदर, लेकिन जो हमने मांगा वो तो कहीं आसपास भी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने कोई स्कूल, मैं सोच रही थी कि कौन सा विद्यालय क्रमोन्नत कराऊंगी और कौन सा छोड़ूंगी, क्योंकि मैं समझ रही थी कि 2-3 हो सकते हैं इस सत्र के अंदर, लेकिन संपूर्ण विद्यालय क्रमोन्नत किए 10वीं से 12वीं तक के। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री, और विशेषकर बालिकाओं के जो विद्यालय है वो सारे जो क्रमोन्नत किए हैं उसकी संख्या भी 389 माध्यमिक स्तर के और 115 प्राथमिक स्तर के क्रमोन्नत किए। माननीय सभापति महोदय, पिछली गवर्नमेंट में एक मुख्यमंत्री महिला थी, लेकिन उन्होंने भी इतना बड़ा काम नहीं किया जो माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने इस बजट में करके दिखाया है। माननीय सभापति महोदय, में पीएससी भवन बनाने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है। मैं सदन के माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिपलाई, नारोली चोर, जाहिरा, बपुई के भवन बनाने के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं मांग करती हूं, और भेडोली में उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनाने के लिए बजट की आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि ये बजट स्वीकृत किया जाए। धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 5 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी बीमा राशि को 10 लाख कर दिया है। माननीय सभापति महोदय,
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 125 दिन का और शहरी क्षेत्रों के लिए 100 दिन का जो रोजगार का ये घोषणा की है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि सभापति महोदय, पिछली बार मेरे बामनवास की नगर पालिका बनी, कुछ लोगों ने विरोध किया इस बात को लेकर कि अब नरेगा कार्य बंद हो जाएगा और गरीब लोगों को उसका फायदा नहीं मिलेगा। कृपया 2 मिनट में, बहुत बड़ा काम था। माननीय सभापति महोदय, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। नई सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। हम मांग करना चाहेंगे कि 10 करोड़ 7 और 3 का जो रेशो दिया है वो सारा नई सड़कें या किसी भी प्रकार की सड़कें बनाने के लिए खुला किया जाए, ताकि, क्योंकि सभापति महोदय मेरे क्षेत्र में पुरानी सड़कें बहुत कम संख्या में हैं, सारी नई बन चुकी है 3 साल के अंदर। अब हमें नई रोडें बनाने की आवश्यकता है। महिलाओं का भी पूरा ध्यान इस बजट के अंदर रखा है। माननीय सभापति महोदय, 1 करोड़ 33 लाख स्मार्टफोन देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने बात कही है काली दुल्हन की। मैं सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, महिलाओं का जो अपमान किया है, महिलाएं जब राजस्थान के ये बाहर निकलेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उनको जिस तरीके से काली दुल्हन बताया, काले झंडे दिखाकर इनका विरोध करेंगी। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ राशि 3 साल के अंदर स्वीकृत हो चुकी है पानी के लिए। माननीय सभापति महोदय, अधिकतर गांवों में पानी की स्कीम हो चुकी है स्वीकृत, लेकिन कुछ गांव, कुछ पंचायतें ऐसी बची है जिनके अंदर सिर्फ चंबल ही सॉल्यूशन है। तो मैं मांग करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र के अंदर चंबल परियोजना के लिए स्कीम बनाई जाए। इस बजट के अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर नगर पालिका बोली को दी है। वरिष्ठ सिविल न्यायालय एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट ये क्रमोन्नत किया है। मित्रपुरा को पहले तहसील बनाया, अब थाना बना दिया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और एक भाड़ोती से दतवास को हाईवे बनाया है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। किसानों के लिए बहुत बेहतर स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट में लेकर आए हैं, क्योंकि पहले तारबंदी होती थी, वो ग्रुप में की जाती थी। अब तारबंदी छोटे कृषकों को भी मिल पाएगी और अपनी फसलों का वो सुरक्षा कर पाएंगे। कई सारी स्कीम जो है कि किसानों के लिए फायदेमंद है। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि कुछ मांगे हमारी रह गई है। उप तहसील को, बरनाला को तहसील बनाने की मांग थी, वो घोषणा नहीं हो पाई है। मित्रपुरा में जनरल कॉलेज की घोषणा नहीं हो पाई है। तो मैं मांग करना चाहूंगी कि वहाँ दूर पड़ता है, 2 जिलों की सीमाएं पड़ती है और बच्चे पढ़ने में दिक्कत आती है। आंती क्षेत्र में एक संस्कृत विद्यालय है, उसको कॉलेज में क्रमोन्नत करने या जनरल कॉलेज खोलने के लिए मैं मांग करना चाहूंगी। बाटोदा में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करती हूँ और बामनवास में डिपो स्वीकृत करने की मैं मांग करती हूँ। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना निगम की घोषणा की है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उधर हमारे इससे बहुत किसानों को फायदा मिलेगा। 16 जिलों में दिन में लाइट का पहले कर चुके हैं और 17 जिलों में इस साल में करने का जो घोषणा की है वो बहुत बड़ा मैटर होगा, क्योंकि किसानों को रात को पानी पिलाने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा सरकार का चौथा बजट सदन की पटल पर रखा गया। बजट लोक लुभावना तो है, लेकिन वित्तीय प्रबंध का अभाव है। जब तक वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा तब तक उस बजट का कोई सार नहीं है। 22-23 के अंदर जो भी बजट में घोषणाएं की गई है वो सिर्फ घोषणाएं लगती है, धरातल पर कैसे उतारी जाएगी ये भविष्य की तरफ देखने को पता चलेगा। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़ी बढ़ चढ़ करके
इस बजट के बारे में सराहना भी की, बजट को अच्छा भी बताया। मेरी नज़र में यह बजट नीतिगत नहीं है, यह सिर्फ राजनीति से प्रेरित है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाले 5-6 महीने में कोई चुनाव है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार का इस बजट में कहीं कोई स्थान नहीं है। ये बजट घोषणाओं का एक पुलिंदा है। घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबंधन इस बजट में दिखाई नहीं देता है। इस प्रदेश में अभी बेरोजगार युवाओं के साथ जो रीट में चीट हुई है वो जग जाहिर है और पेपर लीक करने वाले सीबीआई के चुंगल में आने चाहिए, उनके सरगने को पकड़ने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार उन सरगनाओं तक नहीं पहुंचना चाहती है, सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती है। पेपर लीक के मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, इसकी जांच जरूरी है। यह बजट हवाई है, आने वाले चुनाव में सरकार की भी हवा निकलने वाली है। मैं पिछला बजट 21-22 पढ़ रहा था। इस बजट में मैंने माननीय गहलोत साहब का एक शेर पढ़ा। उस शेर में यह लिखा था, मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ बढ़ थी अभी उड़ान बाकी है। मेरी सादगी से मेरे बारे में अंदाज मत लगाना, ये तो शुरुआत बढ़ थी अंजाम अभी बाकी है। इस बजट को देखने के बाद और पिछले कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ, पिछले वर्ष काम नहीं हुआ, तो मैंने इस शेर को इस तरह से समझा। इस शेर को मैं वापस पढ़ता हूं, मेरे हौसलों में भी जान बाकी है, यह तो बिना दाम का बजट है, अभी तो मेरी कलाकारी बाकी है। मेरी सादगी पर मत जाना ए मेरे दोस्त, मेरी जादूगरी देखना, यह तो शुरुआत बढ़ थी, असली जादू तो अभी बाकी है। तो जादूगरी वाला बजट है, होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार के अंदर जो जो काम स्वीकृत थे उन सब कामों को, उन सब सड़कों को आपने बंद करने का काम किया। पुराने बजट में, गत वर्ष के बजट में जो घोषणाएं सड़कों की थी वो धरातल पर नहीं हो रहा काम, सड़कों के काम बंद हैं। किसानों की ऋण माफी का घोषणा आपने की थी, 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। क्या हुआ उस कर्ज माफी का? कहां कर्ज माफी हुई है? लोगों की जमीनें, कर्ज के तले लोग दबे हुए हैं, जमीनें नीलाम हो रही है, रोड एक्ट के नोटिस मिल रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहा है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने की आपने बात कही। प्रदेश में 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, आपने मात्र 40,000 बेरोजगार युवाओं को भत्ता दे पा रहे हैं। पिछले बजट में कहा गया था बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी, आपने पीछे के दरवाजे से बिजली की दरें बढ़ाई गई, लाखों रुपए के विचार बनाए जा रहे हैं। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और वो घोषणा यदि लागू होनी चाहिए थी, लागू नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने कहा था किसानों को अच्छी बिजली देने के लिए, बिजली खरीद में पारदर्शिता रखने के लिए, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की घोषणा करता हूं। कहां गई वो विद्युत कंपनी? तहसील मुख्यालय पर नंदीशाला खोलने की बात कही, 3 साल हो गए नंदीशालाओं का अता पता नहीं है। और एक घोषणा और की थी पिछले कार्यकाल में, गौशालाओं और पशुपालकों के घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटनरी सेवा लागू की जाएगी। कहाँ है वो वेटनरी सेवा? कहाँ गई वो 102 एम्बुलेंस? कहाँ जा रही है? धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, ये धार्मिक सर्किट कहाँ चला गया? पिछले बजट में इस प्रकार से कई थोथी घोषणाएं हुई है जिनकी क्रियान्वित आज तक नहीं की गई। हमारी सरकार की जो योजनाएं थी उन सरकार की योजनाओं को आपने बंद करने का काम किया। भामाशाह योजना को बंद किया, स्टेट रोड टोल जो हमने माफ किया था उसको आपने चालू किया, अन्नपूर्णा योजना को बंद किया, नाम बदल करके उसको दूसरी योजना में नाम बदल दिया। हमारे पिछली सरकार में बिजली के बिल किसानों के माफ थे, आपने 3 साल तक बिजली के बिल लिए और अब उसको माफ करने का काम किया।
ग्रामीण गौरव पथ उस योजना को बंद कर दी। अंबेडकर भवनों के काम चल रहे थे प्रदेश में, उनको बंद कर दिया। डीएमएफटी की 3 साल तक मीटिंगें नहीं हुई। पंचायतों को राज्य मद का पैसा नहीं दिया गया। विद्यालय में बालकों को जो दूध दिया जाता था वो दूध आपने बंद कर दिया। सरकार की घोषणाएं पर भी कार्य नहीं हो रहा है। हमारी योजनाएं बंद कर दी, कोई बात नहीं, ये सरकार की योजनाओं पर तो काम करो, घोषणाओं पर तो काम करो। संविदा कर्मचारियों को कहा था चुनाव में हमारी सरकार बनने के बाद आपको स्थायी किया जाएगा, एक भी संविदा कर्मचारी को नियुक्ति नहीं दी गई। पीएचडी मंत्री जी जो पहले थे उन्होंने कहा था 40-40 हेडपंप देंगे, 10-10 सोलर डीएफयू देंगे, एक भी स्वीकृत नहीं हुआ किसी के भी। जेजेएम योजना में जो पेयजल योजना स्वीकृत हुई थी उनके काम और उनके टेंडर भी नहीं हो रहे हैं। वो ग्रामीण विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी, सरकार द्वारा बड़ी घोषणा थी, प्रत्येक गांव के अंदर ग्रामीण विकास पथ बनेंगे। कहाँ चले गए विकास पथ? प्रदेश में कहीं विकास पथ नजर नहीं आ रहा है, न विकास नजर आ रहा है। सरकार 3 साल तक बिजली के बिल बढ़ाती रही, विशेष बनाकर किसानों के साथ लूट करती रही। 15-15 दिन तक जले हुए ट्रांसफार्मर, चोरी गए ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं, और ट्रांसफार्मर बदलने के नाम किसान ट्रांसफार्मर बदलाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने का 2 मिनट में समाप्त करें। ट्रांसफार्मर बदलने का काम किसान करता है, लेकिन बिल सरकार के चहेते ठेकेदारों को बिल पास करके करोड़ों रुपए का घोटाला करने का काम किया जा रहा है। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में। आदर्श सीएससी बनाने की घोषणाएं की गई थी, कहां गई आदर्श सीएससी बनाने की घोषणा? प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की कानून व्यवस्था बड़ी चौपट है और मुझे लगता है कि पूरी सरकार को माफिया चला रहा है। माफिया कौन कौन से हो गए और माफिया बन गए? पेपर लीक माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया। बजरी माफिया को तो कहने ही क्या है। कोटा के अंदर आने वाले माननीय सदस्य और जहां जहां पर बनास नदी बहती है, बनास नदी बहती है, वहां तो करोड़ों रुपए के घोटाले, गबले, और पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। यानी उड़न दस्ते, खान विभाग का कोई उड़न दस्ता जा रहा है तो भू माफिया उस पर और बजरी माफिया उस पर ट्रक चढ़ा देता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। अवैध वसूली माफिया, नकली दवा माफिया। प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आए दिन बलात्कार, गैंग रेप, चोरी, लूट, डकैती, साइबर क्राइम, हत्याएं, 1 मिनट में हत्याएं, खुलेआम मारपीट, गुंडागर्दी चल रही है। पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती है क्योंकि उन बदमाशों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। एक निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कृषि का बजट अलग से पढ़ा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। आपने कृषि का बजट अलग से पढ़ा, लेकिन हुआ क्या? प्रदेश के अंदर 80% लोग किसान हैं। थैंक यू, थैंक यू। 80% किसान हैं, लेकिन आपने उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा दिया। सिर्फ और सिर्फ आपने ये कहा कि 8 लाख किसानों को संकर मक्का दिया जाएगा, 2 लाख किसानों को मूंग मोट, 3 लाख किसानों को चारे का बीज। अरे एक ग्राम पंचायत में, राजस्थान के अंदर 10,000 ग्राम पंचायत है, 10,000 ग्राम पंचायतों में यदि कितने किसानों को दिया जाएगा? मेरा निवेदन है, ये सरकार ने जो बजट रखा है उसमें वित्तीय प्रबंधन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं का परिंदा साबित होगा। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया है, और ऐसा बजट पेश किया है जिससे हर वर्ग को इसमें सहायता दी है। सबसे पहले तो आप देखिए कर्मचारियों को, वो ये सोचता था कि नौकरी लग के क्या करूंगा, पेंशन तो नहीं मिलेगी। इनकी सरकार ने उनकी पेंशन को बंद किया, लेकिन एक ऐसा क्रांतिकारी कदम आम आदमी के लिए, जो सरकारी कर्मचारी था, पटवारी था, मास्टर था, उन सब लोगों को जो ये तोहफा दिया है, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जहां तक सवाल है कृषि
का अलग से बजट पेश किया और एक मिसाल पेश की। हम सुना करते थे, मैं खुद भी किसान हूं, हम सुना करते थे कि किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। देवनानी साहब देखो ना, अपन अजमेर जिले के देखते रहो, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आज हालात ऐसी है कि किसान को भिखारी बना के रख देंगे। जब तुम नीरव मोदी का और तमाम उन व्यापारियों का पैसा माफ कर सकते हो, तो ये किसान के डीजल, पेट्रोल और गैस का पैसा हम क्या करें? घोषणा तुम्हारे बैठे हैं ना, सारे 25 के 25 ही, सारे के सारे सभापति महोदय, ये बात करी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह से, अभी उनका भी बजट पेश हुआ था, आज हम बड़ाई कर रहे हैं राजस्थान सरकार की, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की, कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया। लेकिन थोड़ा इन लोगों को भी सूझ आनी चाहिए कि इस बजट में किसान को सब्सिडी दे दो। जब नीरव मोदी पैसे लेके भाग सकता है, वो दूसरा मोदी भाग सकता है। और आज इनकी हालात कैसी हो रही है 5 राज्यों के चुनाव में, रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वो की वही हालात इस बजट के जाने के बाद राजस्थान में इन लोगों की होने वाली है। आप देखिए, बात करना बहुत आसान है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक गरीब, मजदूर, किसान की पार्टी है, और जो किसान के लिए भला किया है, इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देखेंगे कृषि का बजट अलग पेश करना, और उस बजट में जो रियायतें दी है, किसान उससे बहुत खुश है। जहां तक सवाल है, ये वो लोग हैं, इनको पछता ही नहीं किसी गरीब को रोजगार मिले। आज नरेगा में जो हमारी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने नरेगा चालू करी, क्या करी नरेगा में, इन्होंने बहुत पैसा कम कर दिया। अगर ये कोरोना काल, और कोरोना काल में वो योजना नरेगा नहीं होती, तो हमारा आदमी, आम आदमी भूखमरी का शिकार हो जाता। आज उस नरेगा ने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को इतनी राहत दी, और इन लोगों ने उसमें बजट में कटौती करी है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि इस अपने यहाँ से बजट बढ़ाया जाए। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने 100 दिन से 125 दिन किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय बात है। इसके लिए उनका बहुत बहुत सीएम साहब का धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है, इस बजट में मेरे इलाके में नागोड़ा में ज्योतिबा फूले बालिका आवासीय छात्रावास दिया है, एक पशु चिकित्सालय दिया है प्रथम श्रेणी का, एक हमारे ब्यावर विजयनगर होते हुए गुलाबबाग तक का नई रोड दी है सरकार ने, हमारे 425 करोड़ की पेयजल की स्कीम सरकार ने दी है। इसके लिए मैं सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने मेरे इलाके में 3 DYSP लगते थे मसूदा में, ब्यावर का मसूदा में, विजयनगर का नसीराबाद में, और भिनाई का केकड़ी में। तो मैं सरकार का और सीएम साहब का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बजट में हमें DYSP का कार्यालय दिया। जहां तक सवाल है, किसी भी तरह की विकास के कामों में कांग्रेस के शासन ने कमी नहीं रखी है, लेकिन मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरे इलाके में एक गांव, मैंने पिछली बार भी बजट में उठाया था नाम, एक कानिया गांव है, उसका एमएलए और एमपी, तो एमएलए मसूदा का है, एमपी विनायक का, बाकी सारी भीलवाड़ा जिले में आती है। हमारे रामलाल जी बैठे थे, कहीं चले गए होंगे, सुन रहे होंगे। तो मैं चाहूँगा कि उस कानिया गांव को चंबल योजना से जोड़ा जाए। मैंने एक मांग उस पिछले सत्र में भी की, बिसलपुर के अंदर पानी की दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी की पूरी विजयनगर तहसील को, क्योंकि पड़ोस में पहले कभी हमारे चंबल बिसलपुर का पानी गुलाबपुरा में जाता था, भीलवाड़ा में, तो हम चाहेंगे कि वो चंबल का पानी मेरी विजयनगर पूरी तहसील को मिले, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।
मेरा आग्रह है आदरणीय सीएम साहब से इस सत्र के माध्यम से, मेरे विजयनगर के अंदर सरकारी कॉलेज नहीं है। कॉलेज वहाँ पे जिसकी फीस 22,000 25,000 लगती है, प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ के गरीब बच्चे बच्ची पढ़ने में परेशान होते हैं। तो मेरी मांग है कि विजयनगर के अंदर एक सरकारी कॉलेज खोला जाए। इसी 3 तारीख को घोषणा करी जाए, जिससे जनता को भारी राहत मिलेगी, बच्चों को राहत मिलेगी। मेरा आग्रह है कि हमारे विजयनगर तहसील पे उपखंड नहीं है। मैं सरकार से मांग करूंगा, मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस रिबलाई में हमारे विजयनगर के अंदर उपखंड कार्यालय खोला जाए। मेरे बिनाई एसडीएम ऑफिस से केकड़ी करीब 70 किलोमीटर है। तो मेरे बिनाई थाने के लिए एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय खोला जाए, जिससे आम जनता को लंबा सफर नहीं करना पड़े। मैं मांग करूंगा कि मेरे रामगढ़ में जो मसूदा तहसील में आता है, उसमें एक उप तहसील का निर्माण कराया जाए और एक पुलिस चौकी खोली जाए, जिससे रामगढ़ के लोगों को राहत मिल सके। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि जितनी हमारी सीनियर स्कूल है, 2 मिनट में समाप्त करें। जितनी सीनियर स्कूल है उन सारी की सारी सीनियर स्कूलों को, जो 10वीं स्कूल थी उनको सीनियर कर दिया, उसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन जो 5वीं से 8वीं और 5वीं से 8वीं करके फिर 8वीं को आप 12वीं कर देना, 10वीं का तो बीच में रखा ही नहीं, जिससे शिक्षा के अंदर हमारे गांवों का, किसानों का इलाका है। हमारा इलाका मगरे का, उसमें बहुत बहादुर लोग रहते हैं। मेरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मगरे में देश के राष्ट्रभक्ति के लिए 23 लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। तो जितनी भी विकास की योजनाएं हैं मेरे इलाके में आप जारी करें। मैं एक बार पुनः सरकार का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और इन्होंने जो 10 करोड़ की जो सड़कें दी है, पिछली बार भी 5 करोड़ की सड़कें दी, उससे गांवों का सुधार हुआ। और सड़कों के जो पेच वर्क है, इस पेच वर्क के बजाय इस पेच वर्क का पैसा भी सड़कों में दे दो, नहीं तो पेच करेंगे कि नहीं करेंगे, लेके भाग जाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि ये पेच वर्क को बंद किया जाए और पेच वर्क के स्थान पे और हमें पैसा दे दिया जाए, जिससे वो फायदा मिल सकता है। माननीय सभापति महोदय, एक मांग और करूंगा, वो है नहीं महेश जी भाई साहब, मेरे विजयनगर की 25 करोड़ की स्कीम पीने के पानी की यहाँ आई हुई है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री जी से एवं महेश जोशी जी से, पीएचडी मंत्री जी से मैं मांग करूंगा कि मेरे यहाँ पे वो स्कीम विजयनगर की जो शहर है उसकी स्कीम को सैंक्शन करें, जिससे हमारी वहाँ की जनता पेयजल पानी पी सके। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। थैंक यू। थैंक यू। श्री बलबीर सिंह जी लूथरा। आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2022-23 बजट के आय व्यय पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने इस कार्यकाल के चौथा बजट प्रस्तुत किया। 15वीं विधानसभा के किसी भी बजट सत्र में विधानसभा राजश्री नगर का नाम नहीं लिया गया। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विधायक के क्षेत्रों में विकास कार्यों की घोषणा की, जबकि संपूर्ण राजस्थान के मुखिया सीएम साहब हैं। इन्हें प्रत्येक विधानसभा में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से विकास कार्य करवाए जाने चाहिए। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के मुखिया सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के विधायकों को तवज्जो देते हैं। कहना चाहूँगा, सरकार मुगालते में नहीं रहे। जनता सब जानती है। अगले विधानसभा चुनावों में जनता द्वारा आपको आईना दिखा दिया जाएगा। हाँ, इस बार भी सीएम साहब ने घोषणाएं तो खूब की, मगर धरातल पर ये लागू होंगी, इसका मुझे पूरा संशय है। बजट घोषणा के बाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ छात्र छात्राओं का मुझे फोन भी आया और उन्होंने कहा, सर, जिन हम मेधावी छात्रों को वर्ष 2019-20 में लैपटॉप दिए जाने थे, वो लैपटॉप आज तक हमें नहीं मिले। बड़ा अफसोस है
कि जो मेधावी छात्र लैपटॉप के हकदार थे उन्हें लैपटॉप तक नहीं मिला, और मैं बजट भाषण के दौरान सीएम साहब विपक्ष की तरफ हाथ करके बार बार इशारा कर रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वो कह रहे हो कि तुम विपक्ष वालों को कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं मेरी विधानसभा रायसेन की तरफ बात करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में श्री गंगानगर के पूरे जिले समेत मेरी विधानसभा रायसेन नगर को भी नजरअंदाज किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में रायसेन नगर विधानसभा में, विजयनगर में और रायसेन नगर में मैं लगातार पिछले 3 सालों से ट्रॉमा सेंटर खोलने की बात करता आ रहा हूं, मांग करता आ रहा हूं, मगर सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी रायसेन विधानसभा में 3 CHC हैं, वहां न तो कोई स्वास्थ्य उपकरण है, न ही डॉक्टरों के पद पूरे हैं। डॉक्टरों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा पेशेंट को अन्यत्र रेफर कर दिया जाता है। इन्हें विजयनगर और रायसेन नगर से हमारा जिला मुख्यालय और बीकानेर 100-200 किलोमीटर दूरी पर है। कई बार तो इलाज के अभाव में पेशेंट की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरी विधानसभा रायसेन नगर और विजयनगर में ट्रॉमा सेंटर खोले जावें एवं तीनों CHC में आवश्यक चिकित्सीय उपकरण, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं। मेरे द्वारा विधायक कोष से चिकित्सीय उपकरण खरीदने हेतु जो राशि उपलब्ध कराई गई थी, आज तक वो उपकरण भी CHC में नहीं पहुंचे हैं। सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के बजट में रायसेन नगर के शहीद भगत सिंह कॉलेज का सरकारी करने की घोषणा की गई थी, मगर आज तक उसकी क्रियान्वित नहीं हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र के विजयनगर से में मैंने पिछले 3 सालों से राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार आग्रह किया गया, जिसकी घोषणा भी नहीं की गई। बहुत से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कर्मोन्नत होने वाले हैं, वो भी नहीं किए गए। कई विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर का भवन जीर्ण अवस्था में है। उल्लेखनीय है कि शहीद भगत सिंह कॉलेज के सरकारीकरण हेतु न तो कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की जमीन की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, इसकी समस्त लेनदारियों और देनदारियों को समाहित करके इसको शीघ्र ही शुरू किया जाए। आदरणीय सभापति महोदय, श्री विजयनगर कस्बे में रिको क्षेत्र घोषित किया जाकर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहां औद्योगिक इकाइयां लगाई जा सके एवं किस क्षेत्र में एक वृहद प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिससे क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सके। मेरी विधानसभा रायसेन के अधिकांश गांव पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इस क्षेत्र में कई गांवों में अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। बहुत से गांव अभी भी डाबर रोड से जुड़े हुए नहीं हैं। अधिकांश सड़कें कच्ची हैं। बहुत सी सड़कों में खड़वंजे लगे हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं और नीचे बैठ चुके हैं। मेरी विधानसभा में 100 किलोमीटर डामर रोड स्वीकृत की जाए व निम्नलिखित सड़कों को तुरंत डामरीकरण किया जाए, जिसकी महती आवश्यकता है। गांव 16 BLD से रामसिंहपुर तक 3 किलोमीटर, गांव 6 BLM से गांव 5 BLD लिंक रोड तक वाया 6 BLD, 3 BLD, 8 BLD 5 किलोमीटर, गांव 47 GB से गांव 52 GB तक 3 किलोमीटर, गांव 73 RB से गांव 19 RB तक 1 किलोमीटर, 74 RB से RB नहरपुल डामर रोड तक 1.5 किलोमीटर, डामर रोड गांव 20 GB से 23 GB डामर रोड तक 1.5 किलोमीटर, गांव 22 PTD से गांव 25 PTD 3 किलोमीटर, गांव 4 जेकम डामर रोड से गांव 4 जेकम A तक 3 किलोमीटर, रायसेन अनूपगढ़ भारतमाला रोड 74 NP बस स्टैंड से गांव दूधरासर तक 45 GB डामर रोड से मोटासर डामर रोड तक, 17 GB डामर रोड से 21 GB डामर रोड तक, गांव 79 NP डामर रोड से गांव बरुवाला तक, रायसेन अनूपगढ़ भारतमाला रोड 41 NP बस स्टैंड से गांव रामजीवाला तक, जैसर पदमपुर रोड 2 LC से गांव 3 MST की तरफ 2 किलोमीटर, मोकवाला से गांव 7 SJM वाया 8 KSD B 7 SJM B 3 किलोमीटर। अनूपगढ़ सूरतगढ़ रोड के साथ साथ घग्गर नदी बहती है। सभापति महोदय, इस पर बसे गांव 11 जोइयावाड़े में घोड़ा पुलिया बनी हुई है। उक्त घोड़ा पुलिया पर बड़ा पुल बनाया जाए ताकि बड़े साधनों का आवागमन हो सके। इस पुलिया से 25-30 गांव जुड़े हुए हैं।
ग्रामवासियों को शहर तक फसल ले जाने की भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन गांववासियों के पुलवा में 20 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने सभी विधायकों से 2-2, 3-3 विकास पथ के प्रस्ताव मांगे थे। विधानसभा रायसेन नगर में मैंने ग्राम पंचायत मुख्यालय बिलोचिया एवं शिवपुरी में विकास पथ के प्रस्ताव भेजे थे, जिसका सर्वे भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा कर लिया गया था, मगर आज तक विकास पथ नहीं बने। ये तो हकीकत है राजस्थान सरकार की। रायसेन नगर तहसील के जिन गाँवों में विधायकों से 5 करोड़ में से जो सड़कें स्वीकृत हुई थी, उनका निर्माण कार्य भी अभी तक शुरू नहीं किया गया। अधिकारी लापरवाही बरते हैं। सभापति महोदय, इस बार पहली बार किसी के लिए बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट से बहुत उम्मीद थी कि राजस्थान के किसानों को, मगर निराशा ही हाथ लगी। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी, मगर सरकार द्वारा बजट में यही घोषणा पूरी नहीं करके, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी नहीं करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इसका उल्ट ऋण वसूली के लिए किसानों की जमीनें नीलाम करके ऋण की वसूली की जा रही है। दुखी होकर किसान आत्महत्या करने पर विवश है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों का क्षेत्र लगभग सिंचित है। किसानों को अपनी फसल पकाने के लिए पूरा पानी नहीं मिलता। समय पर रेगुलेशन कमेटी का गठन नहीं करके सिंचाई विभाग के आला अधिकारी अपनी मनमर्जी से नहरें चलाकर किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। रेगुलेशन कमेटी के अभाव में किसानों को यह पता नहीं चलता कि मेरे खेत में कब पानी लगेगा। सभापति महोदय, सन 1981 से 0.6 MAF मिलियन एकड़ फीट, जो कि लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी बनता है, ये राजस्थान के हिस्से का पानी पिछले कई वर्षों से पंजाब उपयोग कर रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं, राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी मिले। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्री गंगानगर जिले के सिंचाई क्षेत्र के जितने भी खाले कच्चे हैं, उन्हें CID विभाग द्वारा पक्का किया जावे। IGNP व गंग कैनाल की जितनी भी वितरकाएं जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, उनकी मरम्मत की जाए। फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए राजस्थान सरकार ने बजट में जो 200 करोड़ रुपए की घोषणा की, इसके लिए मैं CM साहब का धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कृषि हेतु अलग बजट घोषित किया। श्री गंगानगर जिले में कोई बड़ा कृषि उद्योग लगाने की कोई घोषणा नहीं की। राजस्थान में DAP व यूरिया खाद की हमेशा से किल्लत रहती है। किसानों को लाइन में लगकर यूरिया लेनी पड़ती है और पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं। श्री गंगानगर जिले में DAP व यूरिया की औद्योगिक इकाई लगाई जावे, ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके और साथ ही क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। सभापति महोदय, किसानों द्वारा कृषि डिग्गों के जो आवेदन किए गए हैं, उनका पंजीयन तो कर लिया गया है, मगर लक्ष्य कम होने की वजह से किसानों को डिग्गियों पर अनुदान नहीं मिला। आवेदन जमा होने पर सरकार द्वारा लॉटरी सिस्टम के द्वारा आवेदनकर्ताओं का चयन किया गया, जिससे इन किसानों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें इसका लाभ न मिलकर लॉटरी द्वारा निकले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिला, जो कि सरासर किसानों के साथ अन्याय है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर वरीयतानुसार सभी आवेदनकर्ताओं को इसका लाभ मिलना चाहिए। डिग्गियों पर मिलने वाली अनुदान राशि भी बहुत कम है। महंगाई को देखते हुए कृषि डिग्गियों पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 5 लाख तक की जावे। किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सहायक कृषि धंधों पर 100% अनुदान दिया जाना चाहिए, ताकि वह मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन आदि व्यवसाय कर सके। किसानों को ऐसे व्यवसाय करने के लिए बैंक भी ऋण नहीं देते, इस वजह से गरीब किसान यह व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते। अतः सरकार को ऐसे धंधे शुरू कराने के लिए किसानों को 100% अनुदान देना चाहिए। सर 2 मिनट प्लीज। आवारा पशुओं को किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। 1 मिनट में समाप्त करिए आप। पिछले बजट में सरकार द्वारा नंदी शालाएं खोलने की घोषणा की थी। आज तक गंगानगर जिले में एक भी नंदी शाला खोली नहीं गई। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला खोली जावे। इसके रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से बजट दिया जावे, ताकि आवारा पशुओं को किसानों से निजात मिल सके। बीकानेर संभाग में पिछले 2 वर्षों से टिड्डियों के आक्रमण होते आए हैं, जिससे किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। सरकार द्वारा टिड्डियों के रोकथाम के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाए। माननीय सभापति, 1 मिनट बस, 1 मिनट में अपना विषय पूरा कर लूं। माननीय सभापति महोदय, जिन कच्ची बस्तियों में गरीब लोग निवास करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जावे। चूंकि जब इन बस्तियों में पानी, बिजली, स्कूल, अन्य आवश्यक सुविधाएं हैं, तो फिर वहां के गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से क्यों वंचित रखा गया है? आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है, इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ मिले। पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद पड़ा है, जिसकी वजह से पात्र लोगों के नाम इस योजना में नहीं जुड़ पा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल अति शीघ्र किया जाए, ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। प्लीज समाप्त करिए।
महोदय जी, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर स्थित है। पेट्रोल डीजल के दामों का अंतर गंगानगर से पंजाब हरियाणा से करीब 11-10 रुपए महंगा है। पेट्रोल डीजल के दाम पंजाब हरियाणा के बराबर किए जाएं। पूर्व में हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डिपो चल रहा था, जिसे पुनः चालू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति, एक बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, माननीय सभापति, मुझे सरकार को बताते हुए खुशी हो रही है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में पिछले 5 सालों में बिजली के बिलों में वृद्धि नहीं करने की घोषणा की थी। सभापति महोदय, सरकार ने अपने वादों से सदन को बताते हुए खुशी हो रही है, इस कार्यकाल में बिजली के बिलों में 5 बार वृद्धि कर दी। मैं आप सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, बिजली के बिलों में माफ की जाए और गरीब और किसान, ताकि ये गरीब और किसान बिजली जो बिल नहीं भर सकते, उनके संपूर्ण कर्जा और बिजली के बिलों की माफी की जाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। सभापति महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि दातारामगढ़ सीकर में कल एक छोटा बच्चा बोरवेल में गिरा गुड्डू, आज हमारे एनडीआरएफ व एसडीआरएफ टीम व हमारे विधायक वीरेंद्र जी के सहयोग से सैकड़ों वो बच्चा बाहर निकल करके आया है और बिल्कुल स्वस्थ है। राजस्थान की जनता का लाखों रुपया इस सदन की बैठक आयोजित करने पर होता है, पर आप सदन की हालत देखिए। 200 में से 225 विधायक सदन में मौजूद नहीं है और ऑफिसर्स गैलरी में एक अधिकारी नहीं बैठा है जो कोई किसी बात को नोट है। इससे ये सदन की गरिमा लगातार इस प्रवृत्ति से गिर रही है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बारे में कोई सख्त व्यवस्था दें जिससे सदन में पूरी उपस्थिति लोगों की रहे और ये जो दस्तखत करवाते हैं हाजिरी में, इसका टाइम भी 5 बजे करिए आप, ताकि 5 बजे तक ये मौजूद रहे यहाँ पर। नहीं तो अपना दस्तखत करके भत्ता उठा लेते हैं और सदन में बैठते नहीं है। सभापति महोदय, सदस्यों ने बहुत गंभीर बात उठाई है। हम लगातार देख रहे हैं सदन की जो मीटिंग हमारे दिन है वो कम होते जा रहे हैं और सदन के अंदर जब माननीय सदस्य बोलता तो एक भी अधिकारी सामने नहीं। बजट पर बहस चल रही है, माननीय सदस्य अपनी मांगे रख रही हैं, कोई तो हो। और मैं समझता हूं ये सोचने की बात ज्यादा नोट कर रहे हैं हम लोग। माननीय मंत्री वो कह रहा है सदन, ठीक आप सब ज्ञानी हर बात के, क्या ये ठीक है क्या? नहीं, एक भी ऑफिसर्स गैलरी में नहीं बैठा हो, बात गई है वो अभी ऑफिसर्स सदन की गरिमा को गिराने वाला कृत्य है। आप कार्रवाई करिए, जिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई हुई है खड़े हो गए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए। आप जैसा व्यक्ति डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए, एक आदमी नहीं है में। मैं प्रतिपक्ष के नेता आपसे निवेदन करूंगा सेक्रेटरीट में भी नहीं है, वहाँ बनना सीधा के विधानसभा चल रही है। हाँ तो कह रहे हैं विधानसभा चल रही है, यहाँ विधानसभा जाए नहीं है तो कहीं विधानसभा में बिजी है और विधानसभा में एक अधिकारी यहाँ दिखता नहीं। किसके लिए बोले, किसको सुनाए? हम अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, वर्षों को यहाँ रहने का अनुभव है, लेकिन ये जो लगातार ऑफिसर गैलरी में जिन लोगों को भी यहाँ लगाते हैं वो इतने लापरवाह हो रहे हैं और उसको डिफेंड करने के लिए कल्ला जी जैसा मंत्री खड़ा होता है। व्यवस्था सुधारने के लिए उनको ताड़ना दे करके उनको व्यवस्था सुधारो, बनस्पत ये उनको अगर आप बचाने की कोशिश करोगे तो सदन का बंठा बैठ रहा है। बैठे हुए थे वो कहीं पानी पेशाब के लिए गए हैं, बराबर दिन भर बैठे हुए। एक तरीका वाह कल्ला जी, मतलब ये तरीका वाह कोई एक आदमी अध्यक्ष सभापति महोदय, एक आदमी वो भी जूनियर स्केल का आदमी आके बैठता है, सिर्फ एक आदमी, ये तरीका पहले यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगे बैठा करते थे कि सीनियर ब्यूरोक्रेट की ड्यूटी लगेगी यहाँ पर बैठने के लिए, उनके वर्किंग आवर्स होंगे यहाँ बैठने के लिए। आपकी बात को नोट किया गया है। महेंद्र जी, आप महेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा वो गए सही। आजकल अध्यक्षीय व्यवस्था के आधार पर पासेज वगैरह जो हैं। राठौड़ साहब, आपकी जानकारी में है कि ये अधिकारी जूनियर स्केल के नहीं है, जोधपुर के जिला कलेक्टर रहे हुए हैं, सीनियर लोग हैं, ऐसे जूनियर नहीं है। कोई बात नहीं, इस बात को आप गलत मत बताइए। दिन की पूरे दिन का अटेंडेंस सभापति महोदय, पूरे दिन में जो ऑफिसर गैलरी में एक अधिकारी रहता है, अटेंडेंस मिला के देख लीजिए। आपकी बात को नोट कर लिया गया है। ये कोई तरीका थोड़ी है महोदय। अब तक बजट के ऊपर जब डिस्कशन होता था तो प्रत्येक संभाग के और प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति रहता था, ताकि उस क्षेत्र का विधायक जो कोई भी अपनी बात कहता था वो उसको नोट करता था
और जो विधायक भाग लेता था उसे भी लगता था कि मेरी बात जो है ना वो सही जगह जा रही है। सत्ता पक्ष ने नोट कर लिया है, व्यवस्था की जाएगी। मैं सोचता हूँ आप स्पीकर साहब से भी कहें। मैं महेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, महेश जी भी गए हैं, पर ये तरीका थोड़ी अकल्ला जी आप जैसा व्यक्ति डिफेंड करे इनको, मतलब ये सरकारी घोड़ों को डिफेंड करने के लिए खड़े हो आपको ये पता सरकारी है अरबी घोड़ों को ये डिफेंड बैठे करने हुए के थे, लिए आदमी पानी पेशाब के लिए तो जा ही सकता है ना। ये कृष्ण राम अधिकारियों के अलावा की बात हाउस में माननीय सदस्यों की उदासीनता भी एक कंसर्न है हमारा। माननीय सदस्यों की उदासीनता को भी आप देखिए। आप नोट कर लिया गया है, अब इसको ध्यान रख प्लीज। भैया सभापति महोदय, ये चलेगा नहीं सभापति महोदय, या तो सदन को बंद कर दें आप, या अधिकारियों को यहाँ कहें हम वहाँ 4-4 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अपनी पीड़ा को यहाँ कहते हैं, अपनी बात को यहाँ कहते हैं, और यहाँ अदना अधिकारी नहीं हमारी सुनने के लिए। आपकी भावना को नोट कर लिया गया है। सचेतक महोदय प्लीज टेक केयर ऑफ इट। श्री कृष्णा राम जी बोलिए, प्लीज बोलिए, बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बोलिए कृष्णा राम। सभापति महोदय, मंत्री महोदय, बात हो गई, आपने मुझे बजट 2022-23 के लिए बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह बजट 23 तारीख को हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया। ये कई मायनों में ऐतिहासिक बजट रहा है माननीय सभापति महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के इतिहास, राजनीति के इतिहास में 2 घंटे 56 मिनट के आधारभूत ढांचे की संरचना करने के लिए इस प्रदेश के आम आवाम के भले के लिए पेश किया। वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है राजस्थान की राजनीति के इतिहास में। दूसरा रिकॉर्ड, कृषि बजट अलग पेश करके कायम किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी, इनकी पहले भी प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे वो निःशुल्क जांच हो, पूरे देश के अंदर इनकी वाई हुई है, पूरे देश के अंदर इनका मॉडल साबित हुआ है। तीसरी बात इनकी विशेषता रही माननीय मुख्यमंत्री जी की कि कोरोना काल के अंदर जो व्यवस्था राजस्थान में की गई मानव मात्र को बचाने के लिए, उनकी भी वाई पूरे देश में की गई थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने नजदीक से देखा है, हमारे जिले से आते हैं, मारूस्थल इलाके से आते हैं। जब आप सांसद हुआ करते थे, गांव गांव ढाणी ढाणी मारूस्थल से रेगिस्तान इलाके में घुमा करते थे। गरीब की तकलीफ नजदीक से इन्होंने देखी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का जो ऐतिहासिक बजट पेश किया है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्मचारियों के क्षेत्र में हो, आज 3 दिन से पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़ा बाज रहे हैं और फटाके छूट रहे हैं लगातार 3 दिन से। ऐसा बजट राजस्थान के इतिहास में पहली बार आया माननीय सभापति महोदय। इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आज राजस्थान प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति बीमार है, प्रदेश के कोई अस्पताल में जाए, जिसके चिरंजीवी कार्ड बना हो, उनकी 5 लाख का जो बीमा कवर था उनको 10 लाख कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। साथ ही साथ 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा भी किया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तीसरी बात, अगर कार्ड नहीं है, आदमी
उस दायरे में आता जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, जिला कलेक्टर उनको हाथों हाथ उनका निःशुल्क इलाज करा सकते हैं, अधिकृत कर दिया गया है। कहने का मतलब यह कि आज बीमार के लिए पूरे देश के अंदर बीमार की कुछ सुध लिए, पूरे उत्तरी भारत के अंदर बीमार की किसी सुध लिया, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने लिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। आज 3 दिन से पूरे प्रदेश के अंदर पटाखे छूट रहे, खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयां बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री आवास पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। ऐसा मैंने मेरी राजनीतिक छोटा जीवन में मेहनत कभी नहीं देखा। हम मुख्यमंत्री जी के सांसद के समय से साथ है, और वो दिन हमने देखे थे कर्मचारियों की इतनी खुशी हमने आज तक नहीं देखी उनके चेहरे पर। हमने 2003 की नाराजगी भी देखी थी, और उनके 100 गुना खुशी आज जो देख करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने दिल जीता है। आज किसानों का, आम उपभोक्ता के बारे में अशोक गहलोत जी जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। 5 साल तक किसानों का बिजली का बिल का 1 पैसा नहीं बढ़ाया, उल्टा 1000 रुपए की राहत दी गई थी। आज आम उपभोक्ताओं को भी 100 यूनिट बिजली जलने के बाद में 50 यूनिट बिजली की फ्री कर दी गई, मुफ्त कर दी गई। आम उपभोक्ता का दिल जीता है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। किसानों के लिए, आम उपभोक्ताओं के बारे में उन्होंने सोचा है। जो किसानों के बारे में लगातार 31 मार्च 2012 से किसानों के कृषि कनेक्शन पेंडिंग पड़े थे। उसके बाद में सामने बैठे साथियों की एक सरकार भी रही, 5 साल तक कृषि कनेक्शन नहीं दे पाई। 31 मार्च 2012 से परसों 22 तारीख तक 3,38,000 कनेक्शन एक साथ देने के लिए आगामी वर्ष तक देने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा एक साथ कर दी है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। साथियों ने, सामने बैठे साथियों ने कई तरह की बातें करी। जो कहते हैं वो करते हैं। सामने बैठे साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप तो 10 मार्च के बाद में पेट्रोल और डीजल के भाव मत बढ़ा देना, हम तो आपको सब मान लेंगे, और गैस के भी भाव मत बढ़ा देना, सब कुछ हम मान लेंगे। पशुपालकों के लिए वो तो तय ही है, मालूम है हमारे को, वो तो तय ही, आपकी नीयत क्या है वो मालूम है हमारे को। पशुपालकों के 2 रुपए पहले प्रति लीटर दूध की सब्सिडी दी जा रही थी, उनको बढ़ा करके 3 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी कर दी गई है। पशुओं के लिए निःशुल्क दवा पहले से दी जा रही है। पशुओं के लिए, अनमोल जानवर के लिए कोई सोच सकता है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री सोच सकता है। हमने पहले भी सदन में बात रखी थी कि ऊंट की वसुंधरा सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया। उनके बाद में ऊंट के पालन पोषण की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आज ऊंट और ऊंटनी की हालत पूरे प्रदेश में खराब है। जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही है, रोडों पर एक्सीडेंट से ऊंट मर रहे हैं, खेतों की तार और जालियों से ऊंट मर रहे हैं, ऊंटों की हालत खराब है। इसलिए पिछले सदन में भी हमने मांग करी थी, मुख्यमंत्री जी ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा बजट में की है, और 10 करोड़ का प्रावधान रखा है ऊंट के लिए, 10 करोड़ का प्रावधान रखा है ऊंट के विकास के लिए, पालन पोषण के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, किसानों के लिए और एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति गठन करने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, और जो 500 सदस्य बनाने थे, 500 सदस्य के स्थान पर 300 सदस्य कर दिया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना जो एक महत्वपूर्ण सेवा योजना है महिलाओं के लिए, जो अभी पहले दुल्हन की दूसरी बात हो रही थी, महिलाओं के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कितना सोचा है।
1,33,00,000 महिलाओं को, जो चिरंजीवी कार्ड की धारक महिला है उनको लिए स्मार्टफोन देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, जो एक रिकॉर्ड है। इसलिए सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज गांव और ढाणी में बेटा गरीब आदमी का बालक भी अंग्रेजी शिक्षा कैसे ग्रहण कर सके, ये अशोक गहलोत जी ने सोचा है। 1200 स्कूल चालू हो गई है, 2000 और स्कूलें देने की शहर और ग्रामीण क्षेत्र में देने की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। गांव और ढाणी में बेटा गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सके, गांव और ढाणियों में बेटा भी गरीब अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चा भी अंग्रेजी पढ़ सके, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। हम सभी विधायक बार बार मांग कर रहे थे, मेरी स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए, मेरी पंचायत मुख्यालय पर स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करके 3820 स्कूल एक साथ सीनियर सेकेंडरी करने की घोषणा करी है और सेकेंडरी स्कूल को, सभी सेकेंडरी स्कूलों को कर्मोन्नत करने की घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेषकर धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे मरुस्थल क्षेत्र में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में जो मरुस्थल क्षेत्र है, चूरू मरुस्थल क्षेत्र के अंदर 200 स्कूल अतिरिक्त देने की, 5 स्कूल तक के स्कूल देने की घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के बारे में हमेशा मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील रहते हैं और इस बार भी बजट के अंदर कानून व्यवस्था में भी 500 पुलिस मोबाइल यूनिट की घोषणा करी है। और साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर आजकल क्यों सोशल IT का जमाना है, साइबर अपराध ज्यादा होते हैं, प्रत्येक जिले में थाने खोलने की घोषणा करी है। और साथ ही SOG के अंदर चैटिंग सेल भी देने की घोषणा करी। सामने बैठे माननीय साथियों, कहना चाहूंगा कि SOG को और मजबूत करने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रत्येक जिले में 3-3 सड़कें देने की बात हो, इसलिए और मनरेगा के अंदर 100 से बढ़ा करके 125 मानदिवस पर रोजगार देने की बात करिए, शहरी क्षेत्र में मनरेगा लागू करने की बात करिए। इसलिए मैं इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी को बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा, ताकि ये बजट और पूरे सभी वर्गों के लिए, पूरे प्रदेश की जनता के लिए, आम आवाम के लिए, माननीय सभापति महोदय, ये बजट रामबाण साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद जी। श्री छगन सिंह राजपुरोहित। माननीय सभापति, आपने मुझे आय व्यय अनुमान बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति, मैं इस बजट भाषण के जवाब को सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब हम तीसरी लहर से पूरा विश्व कांप रहा था, डर रहा था, लेकिन भारत में भी ये तीसरी वेव जैसे फैल रही है ऐसा डर लग रहा था, लेकिन 156 करोड़ वैक्सीन लगाने से, निःशुल्क वैक्सीन लगाने से आज हम लगभग इस तीसरी वेव से बचे हुए और आज कोरोना से हम इस वेव से हम बचे हुए, ये सबको ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करूंगा। बात चिकित्सा क्षेत्र की है, मैं मेरे सीधा विधानसभा क्षेत्र और की बात करूंगा। मेरे और विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5 लाख जनसंख्या है, लेकिन मात्र वहां पर 2 CSC है, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसमें से आदर्श चिकित्सा सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए एक अनुशंसा की थी, लेकिन वहां पर भी डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर आदर्श CSC का मतलब होता है कि वहां पर पूरे डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा, कम से कम आदर्श CSC में तो स्टाफ पूरे हो, डॉक्टर पूरे हो, इससे हमारे क्षेत्र में उस लाभ मिले मरीजों को। जब 2 CSC है तो 5 लाख की जनसंख्या है, तो 4 CSC और होनी चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगा, बागरा, भादराजून, चांदराई और गुड़ा बालोतान में से, भादराजून या बागरा में से किसी एक में CSC अगर मुख्यमंत्री जी पूरक बजट घोषणा में अगर एक खोल दे तो और क्षेत्र के लिए बड़ी कृपा होगी। PSC में मैं जो आदर्श ग्राम पंचायत है ऊण, वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर दूर दूर से कई लोग, कई पेशेंट दूर दूर जाना पड़ता है, कई तरह की बीमारियों से कई बार मौतें हुई है। मैं
आपसे निवेदन करूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊण में और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक शंखवाली में अगर खोला जाए तो वहाँ के लोगों के बहुत ही सुविधा मिलेगी। उसके बाद में सब सेंटर जो 1000 सब सेंटर की अगर घोषणा की है तो मेरे एक रसियावास खुर्द में जहाँ एनएम सेंटर तो बना हुआ है लेकिन वहाँ सब सेंटर मतलब कि घोषित नहीं है, और एक सुमेरगढ़ खेड़ा, वहाँ दोनों अगर सुमेरगढ़ खेड़ा में अगर सब सेंटर बन जाए तो बड़ी मतलब कि कृपा होगी वहाँ पर। मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँगा। जब अभी चर्चा हो रही थी कि करीब 3800 ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल जो 10वीं तक की स्कूल है या 8वीं तक की है उनको सीधा सीधा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर की नहीं करके एक ग्राम पंचायत में 4-4 गांव होते हैं, 3-3 गांव भी होते हैं और 2-2 भी है, 2 गांव भी बड़े बड़े गांव ऐसे भी है, वहां पर वास्तव में जनसंख्या भी है और वो 8वीं तक स्कूल है, 10वीं तक स्कूल है। मैं निवेदन करूंगा कि उस 8वीं को 12वीं तक या उस गांव को भी, छोटे गांव को भी, उसमें भी 10वीं तक माध्यमिक या 12वीं तक स्कूल की जाए, ये मैं निवेदन करूंगा। और जिस प्रकार से जब शिक्षा की बात होती है तो मैं एक संत की एक बात बताना चाहूंगा। 1960 की बात है जब शिक्षा का प्रचार सही तरीके से नहीं था, प्रौढ़ शिक्षा उस समय चलती थी, पढ़ने के लिए गाँवों में सिर्फ और 5वीं तक स्कूल हुआ करती थी, 5वीं भी एक ग्राम पंचायत में बड़ी मुश्किल से होती थी। उस समय पढ़ने के लिए गांवों से शहरों की तरफ जाना पड़ता था, वहां छात्रावास की सुविधा नहीं थी, लेकिन संत श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी ने ऐसे कई हॉस्टल बनाकर, जैसे जालोर में, सिरोही में, कालंद्री में, जोधपुर में, पाली में इन्होंने छात्रावास बनाए। उस समय 1960 के दशक में धीरे धीरे उस समय राजपुरोहित समाज के बच्चे जो पढ़ने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें पढ़ने की इच्छा होने के बावजूद भी वहां पर छात्रावासों की सुविधा नहीं होने की वजह से वो वापस कहीं भी देशावर चले जाते थे, पढ़ने की दुविधा होती थी। लेकिन संत श्री आत्मानंद सरस्वती जी ने उस समय कम से कम 10 छात्रावास खोले और उस छात्रावास में चंदा लेकर छात्रावास खोल के उसमें हजारों के संख्या में छात्र पढ़े और आज वो छात्र एक व्यापार जगत में और सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं और उनका गुणगान करते हैं। मैं आप सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके नाम का जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, उनके नाम का स्वामी संत आत्मानंद जी सरस्वती के नाम का कोई पुरस्कार रखे, जिससे वास्तव में लगेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उनको इस प्रकार से पुरस्कृत भी किया जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि संत श्री आत्मानंद जी सरस्वती के नाम का पुरस्कार रखा जाए। महाविद्यालय की बात करेंगे। कन्या महाविद्यालय की खूब घोषणा की। मेरे विधानसभा क्षेत्र और में मात्र एक राजकीय महाविद्यालय है, वो भी ग्रेजुएशन लेवल का है, उसको क्रमोन्नत करने की बहुत आवश्यकता है। वहां पर छात्र संख्या भी पूरी है और चांद्रई या बागरा, सियाणा, भादराजूड़ में एक कन्या महाविद्यालय या को एजुकेशन वाला ग्रेजुएशन महाविद्यालय खोला जाए, जिससे वहां के क्षेत्र में बच्चों के पढ़ने का होगा सुविधा होगी। बात बेरोजगारी भत्ते की थी। सबने बजट घोषणा से पहले जब घोषणा पत्र आया था सरकार आएगी तो 3500 रुपए देंगे, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र के युवा मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमारे 3500 रुपए अभी तक नहीं आए। आज जब 3500 की बात होती है तो कभी ड्रेस कोड की बात होती है, कभी नौकरी पर 2-2 घंटे जाने की बात होती है। मैं निवेदन करूंगा ये राइडर नहीं लगाकर और जो योग्य छात्र हैं उन्हें 3500 बेरोजगार है और 3500 दिया जाए, जिससे वो पढ़ने में, अब आप अगर 2-4 घंटे उनको स्कूल में बुला दोगे या कहीं पंचायत में बुला दोगे तो वो पढ़ेंगे कैसे, वो बेरोजगार कैसे होंगे। आप तो उस पर आप 50-100 रुपए में उनको बेरोजगारी भत्ता देने के बदले आपको 50 रुपए में मजदूर रख रहे हो। मैं निवेदन करूंगा कि बेरोजगारी भत्ते में किसी भी प्रकार का राइडर नहीं लगाते हुए सीधा 3500 रुपए उनके खाते में डाले तो वो उससे पढ़ सके। मैं अभी 20% बढ़ोतरी संविदा कर्मी और पंचायत सहायकों की बात हो रही है। माननीय आपके जो प्रदेश के मुखिया है और अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आपके कांग्रेस के, वो जब विपक्ष में बैठते थे तब चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि अब हमारी सरकार आई तो हम पंचायत सहायकों को परमानेंट करेंगे। आज चौथा बजट हो गया, हम लोगों को ये कल्पना थी कि इस बार इस बजट में इस पंचायत सहायकों को आप परमानेंट कर लोगे, संविदा कर्मियों को परमानेंट कर लोगे, लेकिन अभी तक
उनके बारे में नहीं सोचा। 20% बढ़ाने की भत्ता बढ़ा के उनको सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप देने की हमेशा बात करते हो। कल उनका 28 तारीख से वापस वो धरने पर बैठने वाले। मैं निवेदन करूंगा सत्ता सरकार इसे यथाशीघ्र इसको संज्ञान में लेकर इन पंचायत सहायकों को परमानेंट करे, जिससे हमारे जो 3500 से 27,000 परिवार जो इस लड़ाई लड़ रहे हैं उनको न्याय मिले। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब कृषि बजट आ रहा था, कृषि बजट के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि किसानों के लिए कुछ नया होगा, किसानों की चिंता होगी, किसानों में कुछ हटके काम होगा। किसानों का जो संपूर्ण कर्जा माफ की बात होती थी, वो संपूर्ण कर्जा माफ होने के साथ साथ में बिजली के बिल, किसानों के बिजली के बिल हमेशा के लिए माफ हो जाएंगे, किसानों को बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बजट आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ वही जो पहले घोषणाएं होती थी, इसमें मिनी किट ये दिए जाएंगे, मिनी किट ये दिए जाएंगे, इसमें हॉर्टिकल्चर में ये किया जाएगा, 50% अनुदान दिया जाएगा, वो तो पहले से हो रहा था। मैं निवेदन करूंगा कि किसानों के लिए अगर बिल अलग से कृषि बिल लाया है तो 6 घंटे के बदले 8 घंटे उन्हें बिजली दी जाए, जिससे वास्तव में किसानों का भला चाहने वाली अगर सरकार है, तथाकथित अपने आप को किसानों की हितैषी बताने वाली सरकार, मैं निवेदन करूंगा कि 6 घंटे के बदले 8 घंटा करे तो अपने को लगेगा कि आपने इस कृषि बिल को वास्तव में अलग से बजट पेश किया है। किसानों का ऋण माफ होना चाहिए, किसानों के बिजली बिल नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से अगर काम हो तो लगेगा कि आपने कृषि के अलग से बजट पास किया है। जब सड़क की बात होती है तो मेरे क्षेत्र में मैं हमेशा पिछले 3 साल से एक छोटे से बजट के लिए सिर्फ 3 करोड़ का बजट है। एक पुलिया की बात करता हूं, भूती और रोडला के बीच में। मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी को इसका लेटर भी दिया है और हर जो भी मंत्री जी होते हैं उनको भी लेटर दिया कि मैंने कहा एक 3 करोड़ रुपए का अगर बजट पारित कर लो तो एक 10 गांवों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। भूती और रोडला के बीच में जो एक पुल बना हुआ है, वह पुल नहीं है, वह नदी चलती है, थोड़ा सा अगर बारिश आ जाती है, थोड़ी सी बारिश में वो रास्ता पूरा रुक जाता है। 8 से 10 गांव पूरी तरह से वो वहां से संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूट जाने के बाद में वो वहां कभी कभी तो 7-7 दिन तक वो वहां बैठते हैं और दवाइयों की वहां कोई तरह की व्यवस्था नहीं है, कई तरह की बीमारियां वहां फैल जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि ये छोटा सा काम सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ रुपए का, बार 2 से 3 बार मैंने प्रपोजल भी भिजवाया एक्शन से, लेकिन इस बारे में कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी को बजट के लिए भी इसमें एक बार लेटर भी लिखा था। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा की जाए। और मेरे क्षेत्र में चांद्राई, पौचौटा, वल्दरा, मुलेवा, निमलावाला सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, उसकी घोषणा करें। सामूजा, वेड़िया, आईपुरा, वावड़ीवाला रोड, बेटाला, चांदना, सियाणा वाला रोड, बालावाद से मेड़ा निचला, रायपुरिया, देवड़ा, बीबलसर वाला रोड, और इस प्रकार से करीब 25 से 30 रोड जो अलग अलग साइड में हैं, वो सभी रोड अगर बनाए तो हमारे क्षेत्र में जो वास्तव में बहुत कमी है, रोडों के टूटे हुए उनको हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा पेयजल के बारे में, पेयजल के लिए नर्मदा व्यापार की घोषणा हो चुकी है। माननीय सभापति महोदय, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है पेयजल का। आपने पूर्व में नर्मदा ईआर का घोषणा तो कर ली, लेकिन ये काम होने में 2 से 3 साल लगेंगे। अब की बार ट्यूबवेल और सोलर पंप और हैंडपंप की घोषणा नहीं की है, पूरक में ट्यूबवेल की घोषणा की जाए, जिससे पार्लियामेंट में दौड़ते फिर रहे थे आप। चलिए समाप्त करिए जल्दी। धन्यवाद। श्यालोक बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2022-23 पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने 2022 और 23 का बजट पेश किया। 2022-23 के बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनको आभार भी प्रकट करता हूं कि प्रदेश की समस्त जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस बहुआयामी बजट को उन्होंने पेश किया, जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों का आपने समुचित ध्यान भी रखा है और उनको संबल देने के लिए इसमें प्रावधान भी काफी अच्छे करे। साथ ही
इस बजट के साथ में आपने एक ऐतिहासिक काम और किया कि राज्य के लिए कृषि का बजट अलग से उन्होंने पेश किया। उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य सरकार ने पिछले कोविड काल से लेके आज तक जो प्रदेश की सरकार की स्थिति रही, ये सब जानते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड काल में किसी को भूखा नहीं सोने देने की जो व्यवस्था करी और कोरोना काल में प्रदेशवासियों को जिस तरह से हर संभव सहायता पहुंचाई, ये पूरे देश ने भी देखा और विदेश ने भी देखा। हमारे प्रदेश में जो विकास का काम, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र छापरा की बता सकता हूं। हम जाते हैं गांव में तो वो कहते हैं कि ये पैसा इतना आपके आ कहां से रहा है, आज से पहले तो इतना काम नहीं हुआ। या आज हमारे कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं, चाहे कोई विभाग ले लीजिए, चाहे मेडिकल का विभाग ले लीजिए, चाहे आप पशुपालन का विभाग ले लीजिए, चाहे आप एग्रीकल्चर का विभाग ले लीजिए, चाहे आप पेयजल का ले लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट का ले लीजिए, किसी भी विभाग में की जो स्कीमें हैं वो धरातल पे उतर के आम जनता को लाभ देने का काम कर रही हैं। और एक सबसे बड़ा जो प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया, प्रशासन गांव के संग, उसने इन विभागों के अंदर जो भी स्कीमें चलती हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें हो, चाहे और हमारे आम आदमी से जुड़ी हुई योजनाएं हो, उसकी जानकारी आम आदमी तक भी पहुंची है और उसको लाभ भी मिला है। पट्टों की बात तो करते ही आए हैं। मेरे क्षेत्र में भी प्रशासन गांव के संग अभियान में काफी अच्छे पट्टे वितरित हुए हैं। बरसों पुरानी कई लोगों की समस्याएं थी, उसका निपटारा हुआ है। तो सरकार की तरफ से आम जनता के बीच में सरकार पहुंची है और उसका फायदा आम जनता तक पहुंचा है, ये सब जानते हैं। आप जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो 5 लाख का बीमा था उसको 10 लाख रुपए किया और साथ ही उन्होंने 5 लाख दुर्घटना बीमा योजना का भी शुभारंभ किया। ये निश्चित रूप से आम जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करा है उन्होंने, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही जो उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने की व्यवस्था करी है, अभी उप स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएससी हो, सीएससी हो, इनकी भी खोलने की व्यवस्था करी है प्रदेश में, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बहुत ही पुराना और महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, वो थी पुरानी पेंशन योजना का काम। एक ऐतिहासिक काम प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, गांधीवादी हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस प्रदेश की कर्मचारियों को बहुत पुरानी मांग जो 2014 में बंद हो गई थी, 2004 में बंद हो गई थी, उसको पुनः चालू कर रहा है। और आज मैं समझता हूं जिस दिन ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में की थी, उस दिन बाहर जो खुशी थी लोगों के चेहरे पे, वो देखते हुए बनती है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि एक इतना बड़ा दिल रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का काम को कर सकता है। बहुत पुरानी मांग थी ये, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, उसके लिए उनका आभार और धन्यवाद। साथ ही आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम किया है और प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक से आपने उसको 8वीं से 10वीं, ये जो सारी स्कूलों को जो आपने अभी सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत किया है, इससे भी हमारे क्षेत्र के अंदर काफी सारी जो स्कूलें थी वो क्रमोन्नत होकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गई, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही महिला शिक्षा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी सदा से ही अग्रणी रहे हैं
और पिछले बजट में भी और इस बजट में भी उन्होंने चाहे कन्या महाविद्यालय का काम हो, चाहे और जो सुरक्षा की योजनाएं हैं उसके अंदर हो, ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाविद्यालय भी खोले और अन्य सुविधाएं भी उन बच्चियों को दी है, चाहे वो स्कूटी की हो चाहे वो और कोई हो। तो इसलिए इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस और बहुत ही ज्यादा अपना फोकस रखा है कि क्षेत्र हमारे प्रदेश की जो बच्चियां हैं वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और अपने प्रदेश का और क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करें। इस और मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लंबा अनुभव भी है कि उन्होंने इस क्षेत्र को देखा भी है और वो जानते हैं कि इसके बगैर प्रदेश का विकास संभव नहीं है। साथ ही आपने युवाओं के लिए उदयपुर हाउस दिल्ली में 300 करोड़ की लागत से 250 कमरे नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल बनेगा। इसके लिए भी उनको बधाई मैं देता हूं, क्योंकि ये एक बहुत ही नया ही कंसेप्ट है जो मुख्यमंत्री जी ने रखा है। हर बार मुख्यमंत्री जी बजट में कोई ना कोई नई चीज जरूर लेके आते हैं। ये देखने में आया है, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना का मामला हो, शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि इस तरह का डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी लेने वाले हैं। कहीं आभास नहीं था इस चीज का, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, ये निश्चित रूप से प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही ले सकते हैं, इसलिए उनका धन्यवाद है। आपने बिजली के क्षेत्र में भी उपभोक्ताओं को भी बहुत बड़ा लाभ दिया है। 100 यूनिट वालों को आपने 50 यूनिट फ्री कर दी। ऐसे आगे से आगे उन्होंने इसके अंदर सब्सिडी देने का काम किया है। किसानों के जो कनेक्शन थे पेंडिंग, वो पूरे के पूरे 22 तारीख तक 22 फरवरी तक जो भी थे वो सारे रिलीज करने के लिए सदन को आश्वस्त कर दिया। ये भी बधाई का काम है कि इतनी पेंडेंसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार देखते हुए और इसको कंप्लीट पेंडेंसी को खत्म करना एक बहुत बड़ी उपलब्धता है इस प्रदेश की जनता के लिए और किसानों के लिए। पिछली सरकार ने जितने कनेक्शन दिए थे उससे ज्यादा कनेक्शन तो सरकार दे चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो 3 लाख से ऊपर के जो कनेक्शन थे उसको भी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। कोई कम बात नहीं है। आज किसानों के लिए बात कर रहे हैं हम, किसानों के लिए और चीजों की बात हो रही है, सब्सिडी की बात हो रही है। तो ये सरकार चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, किसान के प्रति उनका जो रवैया है उसको माननीय मुख्यमंत्री से सीखेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को भी फायदा होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मनरेगा के 100 दिन को 125 दिन किया। एक समस्या बिल्कुल सही मुख्यमंत्री जी ने पकड़ी है। जब पिछली बार कोरोना आया था तो ग्रामीण क्षेत्र में तो मनरेगा से लोगों को रोजगार मिल गया था, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में जो लोग थे वो बड़े परेशान हुए थे। लेकिन उन्होंने उसमें स्ट्रीट वेंडर और उनको 5 मिनट में कर दो, स्ट्रीट वेंडर और कई जनों को तो मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस नरेगा जैसी योजना का लाभ लेने वाले भी काफी जने थे। और उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो ये शहरी क्षेत्र के अंदर भी मनरेगा चालू करी है, ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस सरकार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस चीज के अंदर कमी छोड़ी है? 5 करोड़ रुपए पिछली बार दिए सड़कों के लिए, उसको 10 करोड़ कर दिए। क्या चीज इस प्रदेश की जनता की मांग के हिसाब से चल रहे हैं? आज नौकरी की बात कर रहे हैं, 1 लाख नौकरी दे चुके, 1.25 लाख पाइपलाइन में है और 1 लाख नौकरी देने की और घोषणा कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को जल्दी से जल्दी परीक्षा हो और उनको नौकरी मिले, और ये मुख्यमंत्री जी का विजन है, सरकार का पूरा विजन है। सरकार के सभी मंत्रीगण भी इसी काम में लगे हुए हैं। इसलिए इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने जो बेरोजगार युवाओं के लिए हाथ में लिया है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है, उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही आपने 62,000 पद तो बढ़ा ही दिए, 62,000 कर दिए। स्कूटी की भी आपने 2,000 से 5,000 कर दी। आपने यहाँ पे एक
नए फोर्स का गठन कर दिया, जैसे सीआईएसएफ होती है उस हिसाब से राजस्थान स्टेट सेफ्टी फोर्स ये यहाँ पर बनाने का फैसला कर लिया। आपने डिजिटल का मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की बड़ी घोषणा की है। आंगनवाड़ी कार्मिकों का वेतन 20% बढ़ाया है। संविदा कर्मियों का आपने मानदेय बढ़ाया है। आपने जो काम प्रदेश की जनता के लिए आवश्यक है, आपके जल जीवन मिशन का काम भी काफी तेजी से इस प्रदेश में हो रहा है। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएससी दी, दानोता में 40 किलोमीटर की मुझे रोड दी और साथ ही एक छात्रावास दिया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथ ही इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जो मांग रखी हुई है उसका ज़रा ध्यान रखेंगे। मनोहरपुर में एक नगर पालिका की और दौली में एक पीएससी की और आड़ावास में एक बाईपास की और एक बड़ी मांग है मेरे जिले की, उसको भी ध्यान में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभापति महोदय समाराम गरासिया। एक सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा के 7:30 सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए। सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया। श्री समाराम गरासिया। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज जिस प्रकार से आज तीसरा बजट आपने तीसरी घोषणा की और चौथी घोषणा जो बजट पड़ी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, जब मुख्यमंत्री अशोक जी 2011 में थे उस समय में एक लीलो वर्ली शहीद स्मारक वहां एक पत्थर लगा हुआ है। आज की तो क्या, इस सरकार की तो क्या, लेकिन 2011 में मुख्यमंत्री थे तब का लीलो रिवर्ली शहीद स्मारक, लाखों लोग इकट्ठे हुए आदिवासी शहीद स्मारक बनाएंगे, वो यूं का यूं ही पत्थर का पत्थर साबित रह गया है। इससे अलावा क्या घोषणा पूरी कर सकोगे? जब विधानसभा में तीसरी बार में तारांकित लगाते हुए अब जाकर के कोई स्वीकृति दी है तब काम शुरू होगा। ऐसी की ऐसी घोषणाएं, जब नंदीशाला की घोषणा की, वो घोषणाएं भी क्या, कहाँ नंदीशाला अपन ने बनाई है? और जिस प्रकार से और ऐसी घोषणा जैसे न भूतो न भविष्य, ऐसा बजट दिया है कि मतलब जनता बहुत खुश है, जनता बड़ी दुखी है। और जिस प्रकार से ये घोषणा धरातल पे आ जाए तो आपको जनता धन्यवाद तो देगी, पर आप लोगों ने जिस प्रकार की घोषणाएं की है वो घोषणाएं रह जाएगी। जो हमारे पूर्व सरकार की जो कार्य जो प्रगति पे हैं वो अभी चालू है, जैसे 32 नाला चालू है और अभी मतलब वो हमारे जो कॉलेज का काम 2000 उस सरकार ने पास किया था, पूर्व सरकार ने, अभी वो कॉलेज का काम अभी शुरू किया है 3 साल के बाद में। बजट भी विधानसभा में जब प्रश्न लगाते तब जाकर के काम में जागृति आती है। और आपने जो घोषणाएं की थी कि हम गौरव पथ की जगह विकास पथ देंगे, तो एक विकास पथ विधानसभा में दिया, उस विकास पथ को 400-500 मीटर ही अब बना है, 1 किलोमीटर का अभी विकास पथ में। और प्रभारी मंत्री जी जब सिरोही में आते तो मैं इस बात को उठाता कि भाई हमारा वो विकास पथ अभी नहीं बना, तो बजट का अभाव होने की वजह से नहीं बना। मतलब इससे दुख क्या हो सकता है कि बजट ही नहीं है। इतने सारे अब घोषणा किया तो बजट कहां से आएगा? और जिस प्रकार से अस्पतालों की हालत को देखो, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आपने कहा कि हम इतनी पीएससी खोली, इतनी सीएससी खोली, कहां खोली है? मेरे तो कीवरली में स्वीकार थी, जमीन के अभाव के कारण नहीं था। एक भी अगर सीएससी कीवरली में अगर खोला होता तो मैं कहता कि इस सरकार में कम से कम एक तो पीएससी खोली। और सालगांव बांध का हमारी सरकार, पूर्व सरकार ने, जिस प्रकार भाजपा गवर्नमेंट ने उसका सालगांव डैम का पूरी डीपीआर, और डीपीआर बनाना कितना कठिन होता है, उसमें भूमि अवाप्त करना, किसी को मतलब मुआवजा देना, किस प्रकार से डीपीआर बनी होगी, पूरी बनाई खींचड़ी, अब जा करके उसमें आप घोषणा हो चुकी है तो अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी अब भी शुरू काम होगा, आने वाली सरकार ही करेगी, क्योंकि आपने घोषणा किया। बाकी इस प्रकार की पुरानी घोषणा तो हो नहीं पाई। और जिस प्रकार से पिंडवाड़ा नगर पालिका 2 साल होकर के गए हैं, क्योंकि भाजपा के जहां भी नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं तो वह काम करने देना नहीं, परेशान करना। और जिस प्रकार से जो उसमें
बजट खोलते ही नहीं है, तो फिर क्या काम होगा। अभी भी पिंडवाड़ा नगर पालिका में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन टेंडर को नहीं खोलते हैं, लगा देते हैं, बाकी फिर भी एक भी टेंडर सही करते नहीं है। इससे दुर्भाग्य कोई नगर नहीं हो सकता। और जहां तक मैं पशुपालकों के लिए क्या दिया, पशुपालक पहले 10,000 रुपए देते, एक जो ऊँट भी आती थी उस समय 10,000 देते थे, उसका कोई नहीं, इसलिए ऊँटों का रख रखाव कम हुआ। और जिस प्रकार से आपने सिलोकोसिस बीमारी के लिए तो लागू किया, उसमें भी सारे विधवाएं खूब है, तो कम से कम आपने पेंशन बढ़ाई तो विधवा की पेंशन डबल हो जाती। पालनहार योजना लागू तो आखिर में पूर्व सरकार ने की थी ना, जब आपको ध्यान था कि पालनहार योजना आपने बढ़ाई है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आगे आने वाली सरकार भी इससे डबल ही बढ़ाती। और जिस प्रकार से आप लोगों ने सविंदा, पैरा टीचर और घोषणा की थी आपने कि हमारी सरकार आएगी तो पंचायत सहायकों को, इनको सबको हम परमानेंट करेंगे उस आधार पे, और आपने घोषणा की थी कि 1, 2, 3, 4 और 10 गिनती के अंदर आपके 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। आप सरकार में आए लेकिन किसानों को भूल गए। अगर आप किसानों की चिंता करते तो कम से कम किसान पर्यवेक्षक कहाँ हैं। और जिस प्रकार से टीएसपी क्षेत्र में सरकारी भर्तियां जनजाति क्षेत्र में आप देखें तो कोई नहीं है, और उसमें और हमारी सरकार में जो पूर्व सरकार ने जिस प्रकार से मावाड़ी खोली थी, 80 मावाड़ी, एक भी मावाड़ी नहीं थी जनजाति के अंदर। और जिस प्रकार से मावाड़ी के अंदर जो वो चावल आते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि जनजाति वालों के साथ में कैसा व्यवहार। चावल 95 रुपए किलो, जबकि वो कणकी वो तो कम से कम 30-35 रुपए हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का भ्रष्टाचार शायद और कहीं हो ही नहीं सकता। और मैं इस बजट की तो निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से ये आप अपने मतलब घोषणा में शिक्षा कर्मी और इनको तो आप परमानेंट करें, शुभ लक्ष्मी योजना वो भी आपने बंद की कि बच्चियों को कम से कम एक कन्यादान के रूप में सरकार ने, पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि शुभ लक्ष्मी 50,000 रुपए दिए जाते थे, वो भी आपने बंद कर दिए। तो आपने कौन सा ऐसा बजट दिया जिस प्रकार से वाहवाही हो जाए। और आपकी सरकार में जिस प्रकार से ये एसटी वालों के साथ में कितना अन्याय हो रहा है कि कम से कम उस जगह गौतम मीना जी जो सदस्य थे, तो कम से कम उसके भी नाम से वहाँ कॉलेज नहीं थे, कॉलेज खोल करके उनका भी नाम से कॉलेज हो जाए, तो कम से कम सब बराबर हो के एसटी वालों के नाम से वोट लेते हो कि कम से कम ये हुआ नहीं, तो कम से कम वो भी एक आप करें, इसकी भी मांग करता हूँ। और कुछ गांव, जैसे मैं निवेदन करूंगा 2011 की जनसंख्या के आधार पे आपने पहले हमारी पूर्व सरकार में टीएसपी क्षेत्र हुआ था, अभी भी कुछ एसटी के गांव बचे हैं, तो आप सर्वे करवा करके ऐसे जो एसटी के गांव बचे और पूरी पंचायत समिति पिंडवाड़ा को टीएसबी करें, उसमें सिरोही के भी गांव आते हैं एसटी के, तो कम से कम एसटी जहां भी है उनको पूरा टीएसबी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें ताकि जनता में राहत मिलेगी। और आपने चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी हमने आपने कह दिया कि 5 लाख रुपए के 10 लाख किए, तो 5 लाख से 10 लाख क्या होगा, वो तो कहीं कहीं तो हॉस्पिटलों में चलती भी नहीं है। भामाशा योजना थी वो तो चलती थी, आपने जैसे वो रखा अन्नपूर्णा रसोई योजना, आपके तो ऑफिस कार्यालय के जैसे हो गया है, कोई अन्नपूर्णा रसोई ना तो चलता है वहां पे। और जिस प्रकार से और एक रोटी अगर कम पर्सेंट लेता है तो उसके 5 रुपए लेते हैं, पहले इस प्रकार का नहीं था। और हमारे पूर्व सरकार भाजपा की सरकार के अंदर 2003 से 8 तक की भी चली थी, तो उसमें अक्ष केलवे योजना चलता था, किसी भूखे को भोजन मिले। आप तो कहते कि हम किसी मतलब भूख से न मरे, लेकिन पूर्व सरकार में मतलब किसी को भूख से न मरने का वादा किया था। और आपने राशन डीलरों को क्या दिया, राशन डीलर जिस प्रकार से आपने राशन डीलरों का कमीशन देके तो उसमें से कम किया, पोस्ट मशीन के 10 रुपए काटते हो, और जो पहले सीजत मिलती थी तो सीजत भी आपने काटी। तो कम से कम राशन डीलरों के साथ में भी न्याय करें। और सिरोही जिले के अंदर जो आपने 2 रुपए की जगह 1 रुपए करने का किया था, और उन डीलरों के जो बाकी रहे पूरे सिरोही जिले में बाकी है, उनका 1 रुपए में दिए थे पैसे, 2 रुपए के खरीदे थे, उनके पैसे वापस दिलवाए जाए। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आपको पानी के लिए संग्रहण के लिए मतलब
पैसे दिए, लेकिन सिरोही जिले के लिए जो किसान जल का वो जो संग्रहण करके उसका आता है, वो एक भी 7 बजट में से 7 उसके कुएं थे, उसमें से एक भी कोई पास नहीं हुआ। तो मैं तो सीधा मांग करता हूं कि कम से कम जल स्तर बढ़े, और गर्मियां आ रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से आप पूरी व्यवस्था करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद। श्री ओम प्रकाश हुडला। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उस जनता को, सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस सदन में आकर अपनी बात को रख सकूं। और माननीय गहलोत साहब ने जो ये बजट रखा है, वास्तव में ही सही मायने की बात करें तो ये शानदार और जानदार बजट है, जिसमें 3 विषय तो ऐसे हैं जिसमें क्रिकेट का जो छक्का लगता है उस तरह का छक्का गहलोत साहब ने लगाया है। पेंशन योजना 2004 के बाद जो हमारे सरकारी सेवक भर्ती हुए हैं, उन सरकारी सेवकों को जो 18 साल की उम्र में भर्ती होता है और 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है, जब उसका कोई धनी धोरी नहीं होता, ऐसी स्थिति में उनको पेंशन मिलना अति आवश्यक था। और यह योजना माननीय गहलोत साहब ने सरकारी सेवकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, आज वर्तमान में पूरे भारत में 2 ही राज्य ऐसे होंगे, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान, जिसमें पुरानी पेंशन लागू होने की बात है। मैं समझता हूं आने वाले समय में 2024 में जब भारत सरकार के चुनाव होंगे तो केंद्र सरकार को भी ये योजना लागू करनी पड़ेगी। ये इसकी शुरुआत राजस्थान ने की है। इसके लिए राजस्थान के प्रदेशवासियों और सरकारी कर्मचारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। दूसरा विषय, संविदा कर्मियों का एक साथ 20% वेतनमान बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे जितने लोग सरकारी सेवा में, उनके लगभग 50% लोग संविदा पे काम कर रहे हैं, और उनको 20% एक साथ तनख्वाह बढ़ाना अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को एक बहुत सौभाग्य की बात है। साथ के साथ मध्यम एवं गरीब परिवारों को जो बिजली का बिल आता है, उस पे एक साथ अच्छी सब्सिडी देना, 100-150 यूनिट तक, 250 यूनिट तक अच्छी सब्सिडी देना एक अच्छे मुख्यमंत्री का परिचायक दिखाई देता है। साथ के साथ SC, ST, OBC और सवर्णों के लिए भी इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। इसलिए इस बजट को सर्व समाज का कल्याणकारी बजट कह सकते हैं। साथ के साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए EWS कोष की स्थापना करके 100 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें रखा है। इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ के साथ जो शहरी रोजगार गारंटी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, एक आदमी जब गांव में रहता है, अगर उसके पास कोई कमी पड़ती है तो पड़ोसी उसकी कमी को दूर करने का काम करता है। लेकिन जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है लोगों का, शहर में कोई व्यक्ति अगर आता है और वो रहता हुए कोई परेशानी होती है तो कई बार पड़ोसी मदद नहीं कर सकता या पड़ोसी से मदद नहीं मांग सकता। उस बात को ध्यान में रखते हुए सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने जो शहरी रोजगार गारंटी योजना दी है, इसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। साथ के साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ में महुआ के अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय आदरणीय प्रसादी लाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मेरे अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाया है। साथ के साथ ही महुआ में कृषि महाविद्यालय, मंडावर को नगर पालिका, महुआ में कन्या महाविद्यालय, महुआ में ITI कॉलेज और महुआ विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए की सड़कों का आपने इस बजट में घोषणा की है। इसके लिए धन्यवाद देता हूं। और साथ के साथ ही माननीय सभापति महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय टीकाराम पालीवाल मेरी विधानसभा क्षेत्र में जन्मे थे। उस कस्बे का नाम मंडावर है। आपने सरकारी महाविद्यालय वहां अभी पिछले बजट में किया था, संचालित भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, उस ब्राह्मण समाज से हमारे टीकाराम पालीवाल जी आते हैं, उनके नाम से अगर हमारे राज्य के महाविद्यालय का नाम हो जाता है तो पूरे ब्राह्मण समाज नहीं सर्व समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा।
और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, कृषि महाविद्यालय आपने इस बजट में हमें दिया है। मेरी विधानसभा क्षेत्र से ही 4 बार इस सदन के सदस्य रहे और स्वच्छ छवि के धनी आदरणीय हरि सिंह महुआ जी, 2013 में हम आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़े। उनके व्यवहार से आज भी मैं कायल हूं और मैं मांग करता हूं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जो कृषि महाविद्यालय हरि सिंह महुआ जी के गांव में दिया है, उस महाविद्यालय का नाम हरि सिंह महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय करेंगे तो लोगों को एक अच्छी पहचान मिलेगी। मैं साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं, आज आपने कन्या महाविद्यालय जो महुआ में खोला इस बजट में, आज मैंने देखा बहुत सारे सैनी समाज के लोग 25 फरवरी को आपके विधानसभा के घेराव करने के लिए राजस्थान के कोने कोने से पधारे थे और उनकी मांग थी कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया जाए। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय कटारिया साहब और राठौड़ साहब से भी निवेदन करूंगा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है और इस सैनी समाज की मांग है कि ज्योतिबा फुले दंपत्ति को भारत रत्न दिया जाए। इसकी पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं। और मेरे यहाँ जो कन्या महाविद्यालय खोला है, उस कन्या महाविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले कन्या महाविद्यालय राजकीय महुआ करने की कृपा करें, ताकि सैनी समाज को एक अच्छी व्यवस्था मिलने का काम हो सके। साथ के साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बजट में समाहित की गई है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी हमने लगभग 62 करोड़ रुपए की एक पेयजल योजना महुआ कस्बे के लिए मांगी है। मैं समझता हूं कि आप उसे करेंगे। साथ के साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से 8वीं सदी से नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था और नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा गुरु गोरखनाथ हुआ था, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सरकार ने एक निर्णय लिया है, जब भी कोई अवैध काम होता है तो उस काम को गोरख धंधे की उपाधि दे दी जाती है या उस शब्द से प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समायोजित किया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, गोरखनाथ बहुत बड़े संत थे, उन संत की बात को ध्यान में रखते हुए, नाथ समाज राजस्थान की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं ये निवेदन करूंगा, एक कोई ऐसा आदेश पारित करें कि प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे सरकारी दस्तावेज में गोरख धंधे का शब्द बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं इसकी आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। साथ के साथ ही आज जो सैनी समाज के लोग थे, उनके साथ साथ जैसे सारे समाजों की बोर्ड बनाई है आप लोगों ने, मैं साथ के साथ ही सैनी समाज के लिए ज्योतिबा फुले फाउंडेशन और नाथ समाज के लिए राजस्थान नाथ बोर्ड की मांग करता हूं। और साथ के साथ ये भी कहना चाहता हूं, हमारे कुछ साथी ये कह रहे हैं कि इस बजट की बातें होंगी या नहीं होंगी, इस बात की चिंता तो उस व्यक्ति को करनी चाहिए जिस इस पवित्र सदन में जिन्होंने बजट रखा है। और कुछ लोग कहते हैं ये चुनावी बजट है, ये मैं इस बात का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं। जब एक सरकार का गठन होता है, वो पहले दिन से अगली सरकार बनाने का प्रयास करता है। हर बजट इस बात के लिए लाया जाता है कि उसकी सरकार दोबारा रिपीट हो, तो इसमें कोई गलती किसी भी सरकार की नहीं है। और ये हर व्यक्ति, आज हम लोग भी विधानसभा में आए और काम करते हैं तो इस बात के लिए करते हैं हमें फिर वोट मिलेगा और इस पवित्र सदन में आने का हमें पुनः अवसर मिलेगा। तो मैं उन लोगों की भी आलोचना करना चाहता हूं जो इसको चुनावी बजट बताने की बात करें। हर बजट 5 बार एक मुख्यमंत्री 5 साल में बजट पेश करता है। हर बजट में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हर बजट चुनावी बजट होता है और वोट के लिए बजट दिया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि संकल्प होना चाहिए एक, क्योंकि जब तक हमारा संकल्प डेडिकेशन नहीं होगा किसी काम के प्रति, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। अरे साधन तो सब जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए, बस संकल्प का धन चाहिए। सम्मानीय गहलोत साहब के पास संकल्प का जो धन है वो बहुत बड़ा धन है। मैं साथ के साथ निवेदन करना चाहता हूं, जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत ले। आज माननीय गहलोत साहब ने राजस्थान की 7.5 करोड़ की जनता को ये बजट पेश करके उनका दिल जीतने का काम किया है। 1 मिनट सर, मैं साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में
अभी पंचायत राज का गठन किया आपने 2 वर्ष पहले। हमारी 3 पंचायत गगवाड़ा, बालेड़ी और टुडियाना पंचायत महुआ से 5 किलोमीटर सटी हुई है। तीनों ग्राम पंचायतों में चुनाव का बहिष्कार किया है, आने वाले चुनाव में भी बहिष्कार करेंगे, ऐसी बात उनकी सामने आ रही है। मैं पुरजोर शब्दों में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से पंचायत राज मंत्री महोदय और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं, तीनों ग्राम पंचायत गगवाड़ा, बालेड़ी और टुडियाना को महुआ में जोड़ने की कृपा करें। साथ के साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र के हिंगोटा, पाखर, नाहिड़ा, हुड़ला, सालेमपुर को पीएससी बनाने की कृपा करें। माननीय प्रसाद लाल मीणा साहब से मैं निवेदन करूंगा। साथ के साथ ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में पावटा और लोटवाड़ा 2 पीएससी हैं, वहां भी ओपीडी की संख्या करीब 400-500 रहती है रोज की, वहां भी ओपीडी की संख्या आप बढ़ाने की सीएससी करने की कृपा करें। और साथ के साथ ही मंडावर में जहां मैं जब विधायक जनता ने बनाया था 42,000 ओपीडी थी, आज 2.25 लाख ओपीडी है और बेडों की संख्या 30 ही है। हमने कोरोना काल में कोविड वार्ड भी चलाया था। मैं आपसे आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वहां मंडावर में 30 से 50 बेड करने की कृपा करें। और अंत में एक मांग और रखूंगा, अभी सिलसिला चल रहा है, हमारे साथियों ने संकल्प लिया है, कईयों ने जूती नहीं पहनने का। मैंने भी विधानसभा क्षेत्र जब चुनाव लड़ने गया था तब एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं राजस्थान की विधानसभा में पुनः लौट कर नहीं आऊंगा, जब तक चाहे 20 साल लग जाए मुझे इस काम में बनने के लिए, मैं अपने जूते और चप्पल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जूती और चप्पल नहीं पहनूंगा। अब के रास्ता बड़ा कठिन है। प्लीज विराज आप समाप्त करें। ये तो साहब राठौड़ साहब है, इनके साथी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो उनको भी हाथ जोड़ता हूं, इनको भी हाथ जोड़ता हूं साहब। समाप्त करें। श्रीमती संतोष बावरी। सर एक सेकंड बस 30 सेकंड में खत्म करूं। और कुछ मत छोड़ देना। करना चाहता हूं आज जब राठौड़ साहब ने कह ही दिया तो इनकी तरफ से एक मैसेज आया था मेरे पास सभापति महोदय, 1 मिनट में खत्म करूंगा, कि आपका मित्र भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, परिवार को बड़ा करना चाहते हो करिए, और मेरे कहने से ना तो आप रुक सकते और ना किसी को ला सकते, लेकिन मेरी चीज का जरूर आप ध्यान रखना। जब इन्होंने छेड़ दी ये बात तो मैंने ये कहा था कि मेरे अधिकारी मेरे कहने से लगे और मेरे टिकट में हेराफेरी नहीं होनी चाहिए। दोनों बातों से ये लोग मुकर गए तो मैं इधर की तरफ आ गया। मेरा दोस्त क्या है महाराज। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महुआ को जिला बनाने की मांग करता हूं और आपको बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं पूरे सदन का, और पुनः ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दंपति को भारत रत्न की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सर समाज। माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बजट में घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उन घोषणाओं को लागू करने की व्यवस्था भी सरकार करे। वास्तविकता ये है कि पिछले 3 साल से की जा रही घोषणाओं में से शायद ही कोई काम राजस्थान में पूर्ण हुआ होगा। पूर्व में 3 बजट हम देख चुके हैं, कितना काम प्रदेश में हुआ है सबके सामने है। जब तक वित्तीय प्रबंधन नहीं होगा, घोषणाओं से कोई फायदा नहीं है। मैं बात करूं मेरे विधानसभा क्षेत्र की, कोई भी विकास का काम इन 3 सालों में नहीं हुआ है, और इस वर्ष के बजट में भी मेरे क्षेत्र की जनता को निराशा ही हाथ लगी है। सरकार ने सड़कों की बात कही है, लेकिन पूर्व में जो विकास पथ के नाम पे 2 विकास पथ दिए गए थे, उनमें से एक भी विकास पथ अभी तक मेरे क्षेत्र में नहीं बना है। नई सड़कों की घोषणा जब तक धरातल पर नहीं उतरती है तब तक कोई फायदा नहीं। आज पेयजल की बात करते हैं। पूर्व में 10 ट्यूबवेल और 40 हैंडपंप की सरकार द्वारा बात कही गई थी, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप और ट्यूबवेल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी घोषणाओं का क्या फायदा जिनका काम धरातल पर नजर ही नहीं आता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय गजेंद्र सिंह जी को कि